देखो, पिछले क्लास में हम लोग कुछ इंट्रोडक्टरी बातें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम केमिस्ट्री के बारे में केमिस्ट्री में हम बेसिकली मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मतलब केमिस्ट्री एक्चुअल में मैटर के बारे में स्टडी है ना। स्टडी ऑफ मैटर और स्टडी ऑफ केमिकल है। मतलब पदार्थ या रसायन के बारे में हम जहाँ पे पढ़ते हैं डिटेल में, वही हमारा केमिस्ट्री था। तो बात आ रही थी कि ये मैटर होता क्या है, पदार्थ किसको कहते हैं। तो हम कहे थे कि जिसके पास अपना मास हो और जो स्पेस एक्वायर कर सकता हो, जगह छेक सकता हो और अपना कुछ मास हो, तो उसको हम मैटर बोले थे। हमने कहा था कि मैटर को क्लासिफाई करने का दो बेसिस होगा। एक उसके फिजिकल बिहेवियर के अनुसार से, मतलब चेंज ऑफ स्टेट के अनुसार से, मतलब वो मैटर किस किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है उसके अनुसार से क्लासिफाई किए। और उसके अनुसार से हमारा जो मैटर हुआ, मैटर बेसिकली तीन कैटेगरी में क्लासिफाई हुआ। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और दो स्पेशल स्टेट आया, प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर है बात? जबकि दूसरे क्लासिफिकेशन का बेसिस था केमिकल कंपोजिशन के अनुसार से। और केमिकल कंपोजिशन का आइडिया का शुरुआत करने का क्रेडिट जाता है किसको? डाल्टन को। याद होगा, हम लोग डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी पढ़े थे। डाल्टन बोला था कि हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस है वो सबसे छोटे पार्टिकल के बने हुए हैं, जिसको हम एटम कहते हैं। ये एटम इतने छोटे होते हैं कि इनको कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता है। एटम जब एक दूसरे से एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, डेफिनेट प्रोपोर्शन में, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और एक एलिमेंट एक ही तरह के एटम्स का बना होता है। ये सारी बातें हम डिस्कस किए थे। तो केमिकल कंपोजिशन के अनुसार से हमारा जो मैटर है, मैटर हमारा जो होगा वो कितने तरह का था? दो तरह का, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर, है ना। प्योर सब्सटेंस का मतलब जो एक ही तरह के पार्टिकल्स का बना हो और उसका अपना डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो, तो हम ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। और ये प्योर सब्सटेंस हमारे दो तरह के थे, एलिमेंट और कंपाउंड। क्लियर है बात? हमने कहा था एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट किसको कहते थे? तो वैसा प्योर मैटर जो एक ही तरह के एटम्स का बना हो, वैसा प्योर मैटर जो एक ही तरह के एटम्स का बना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग एलिमेंट बोले। एक ही तरह के एटम्स का मतलब तो वैसा सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम्स का बना हो। जैसे कहने का मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट किसका बना होगा? हाइड्रोजन एटम का बना होगा। क्लोरीन एलिमेंट किसका बना होगा? क्लोरीन एटम का बना होगा। मतलब हर एलिमेंट जो है, कोई भी एलिमेंट है, तो वह एलिमेंट अपने ही एटम के बने होंगे। और ये सबसे छोटे इंटिटीज होंगे जिनका नेचर में अपना खुद का एग्जिस्टेंस होगा। बताए थे पिछले क्लास में। एलिमेंट को हम क्या बोलते थे? तत्व। एलिमेंट क्या था? तत्व थे। तो हमारे जो एलिमेंट हो गए, एलिमेंट कौन हो गए? तो वैसे प्योर सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम्स का बना हो और उनका नेचर में अपना पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस हो। मतलब ये सबसे छोटे मैटर होंगे हमारे नेचर के, जिनका अपना अपना अलग एग्जिस्टेंस होगा। नेचर में वो अपने वो फ्रीली एग्जिस्ट करने वाले हैं। फिर बात आई कि एलिमेंट हमारे जो थे, हमने कहा ये एलिमेंट हमारे तीन तरह के होंगे। कौन कौन? मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। ठीक है। और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे लास्टली किसके बारे में? मेटल्स के बारे में डिस्कस किए थे। हमने कहा था मेटल हमारे कौन होते हैं? ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम्स होते हैं।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में धनी, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की एबिलिटी रखेगा। तो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, दे हैविंग एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इस मतलब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण से वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन के लूज करने से क्या होगा, तो उसके पास कटायंस का फॉर्मेशन होगा और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मान लो कोई मेटल है, हमने कहा था ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा m+n इलेक्ट्रॉन, और ये मेटल आयन जो है उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एग्जिस्टेंस होगा, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, तो मेटेलिक बॉन्ड के कारण से हमारे जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किसके फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है। इसके अलावा हमने बोला ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे डक्टाइल होते हैं, ये मैलिएबल होते हैं, ये सोनरस प्रॉपर्टी शो करते हैं। इन सारी बातों का डिस्कशन हम लोग प्रीवियसली पिछले क्लास में किए थे, हम लोग यही तक डिस्कस किए थे। बात सबको समझ में आ रहा है। घर पे एक बार, दो बार, तीन बार सबको इन सारी बातों को रिवाइज करने का प्रयास करोगे। थोड़ा सा बेसिक्स बातें हैं तो इसको अगर रिवाइज करोगे तो तुमको उसका बेनिफिट मिलेगा। चलो अब बात हमारे पास आता है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग मेटल की बात कर चुके, अब हम बात करते हैं किसका, नॉन मेटल का। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे नॉन मेटल। नेक्स्ट लिखिएगा नॉन मेटल। नॉन मेटल बेसिकली नॉन मेटल्स हमारे कौन होते हैं, तो अगर नॉन मेटल की बात करो तो नॉन मेटल इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स होते हैं। कौन होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर कम होगा, पहले इस बात को मेंशन कर लो, these are electronegative atoms। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, निगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब क्या हुआ, हैविंग स्कार्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, हैविंग स्कार्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, हैविंग स्कार्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण से या तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर सकते हैं, या किसी को दे नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है, या तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या शेयर कर सकते हैं, ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो आयंस में कन्वर्ट होंगे, और इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन लेने और शेयर करने की टेंडेंसी के कारण से ये हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो आइदर आयनिक कंपाउंड्स या कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर है। एक लाइन थोड़ा सा इसको मेंशन कर लेंगे, नॉन मेटल में गेंस इलेक्ट्रॉन्स और शेयर्स इलेक्ट्रॉन, गेंस इलेक्ट्रॉन और
share electrons, shares electron, and hence form ionic compound or covalent compound respectively. जनरली इनकी बात अगर करो, यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसकी अगर नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो बेसिकली ये हमारे सॉलिड, लिक्विड या गैस, सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों में से किसी भी स्टेट में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। ज्यादातर जैसे हम लोग देखेंगे, हमारा जितना भी हाइड्रोजन हो गया, हमारा नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे हमारे क्या है, ये गैस, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यही बात अगर तुम जाओगे तो ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यही बात करें जैसे कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, हमारा आयोडीन हो गया, ये सब सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे नॉन मेटल्स, जबकि हमारे मेटल्स क्या थे, मेटल ज्यादातर केसेस में वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे, मेटल हमारे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे, जबकि नॉन मेटल जो हमारा होगा वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर है? तो इस बात को मेंशन कर सकते हैं। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन all three states, that is सॉलिड स्टेट, एग्जांपल के लिए तुम ले सकते हो, जैसे हमने कहा अभी क्या, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, सल्फर, आयोडीन, etc, ये सॉलिड फॉर्म में होंगे, एक्सेट्रा, है ना। जबकि यही बात करोगे दैट इज सॉलिड, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में जनरली एग्जांपल के लिए तुम ब्रोमीन ले लो, तो ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वही अगर गैसियस फेज में ले लो, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में हमारे पास कौन हो गया, तो जो अब देखा, जैसे हमारा हो गया Cl2 हो गया, F2 हो गया, ये हमारा O2 हो गया, N2 हो गया, ये सारे मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो हमारे हैं, ये हमारे जो होंगे ये एग्जिस्ट करते हैं किसके फॉर्म में, तो ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जनरली नॉन मेटल्स जो हमारे हैं वो तीनों में से किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनकी तरह इनका कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होगा कि वो डक्टाइल होंगे, मैलिएबल होंगे, मतलब ये नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मैलिएबल होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं। इसमें ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होता है, जो कि जो मेटल शो करते हैं वो सारी प्रॉपर्टी ये ऑफर नहीं करते हैं। क्लियर है बात? रही बात, इसी में एक चीज और हमारे पास आता है, अगला एक और हमारा कौन सा था, मेटेलोइड।
थोड़ा सा हम उसको भी मेंशन कर लेते हैं, मेटलॉइड, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स हमारे जो होते हैं वो सिंपल क्या हो गया, इनके पास क्या हो गए, तो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होगी, मतलब ये वैसे 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 एलिमेंट्स होंगे जिनके पास मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों प्रॉपर्टी होगी। जरूरत पड़ने पे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हो सकते हैं, जरूरत पड़ने पे वो इलेक्ट्रोनिगेटिव भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लेने की और देने की दोनों क्षमता हो, बीच में अगर लाई करेंगे तो उसको मेटलॉइड कहेंगे। तो एक लाइन को लिख लेंगे, these are the elements with both electropositive and electronegative character। आवाज नहीं करो, आवाज नहीं। These are the elements with both electropositive and electronegative character, that is ability to show both metallic as well as non-metallic character, metallic as well as non-metallic character। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों कैरेक्टर वो शो करेगा। दोनों कैरेक्टर को शो करता है। तो ये हमारे कौन होंगे, मेटलॉइड्स होंगे, ठीक है। और मेटलॉइड्स बेसिकली जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो वहां पे तुमको दिखेगा ये 7 एलिमेंट्स हमारे जो होंगे, पहले इसको लिख लो फिर हम समझाते हैं। मतलब पूरा एलिमेंट 3 तरह का हो गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, सब जानते हो, बस थोड़ा थोड़ा एक आइडिया हमने मेंशन कर दिया। आगे तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ही, सब के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लो। तो ये हमारा कौन होता है, जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया। ये सारे जो हमारे हो गए, ये टोटल हमारे जो हो गए, ये हमारे क्या हो गए, मेटलॉइड्स हो गए, ठीक है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये जो हमारे हैं, इसको ऐसे, इसमें अगर तुम गौर करोगे तो ऐसा तुमको समझा दे हम। देखो यहाँ पे अगर चीज गौर करते हो तो समझना है, ये जो एलिमेंट हमारे पास है, पीरियोडिक टेबल तुम्हारा है ये, इसमें अगर तुम ऑब्जर्व करेगा तो पूरे पीरियोडिक टेबल में, अभी तुमको जो सिंपल एक बात हम समझा दें, ये यहाँ पे ये टोटल एलिमेंट्स में अगर तुम जाएगा, जैसे ये हो गया बोरोन हो गया, ठीक है, कौन हो गया, बोरोन, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, बताइए, सिलिकॉन, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, इस वक्त नहीं, टेलुरियम और पोलोनियम, ये समझ आ रहा है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये इसको अगर तुम ऑब्जर्व करेगा, एक सीढ़ी तुमको दिख रहा होगा इसमें, अगर तुम देखेगा तो बोरोन, उसके बाद तुम्हारा कौन हुआ, सिलिकॉन, उसके बाद ये अगर जैसे सीढ़ी में अगर जाओगे, ये फिर ये फिर ये फिर ये एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर तुमको यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। क्लियर है, समझ आ रहा है? एक बार फिर रिपीट कर दे, बोरोन, एक ये लीडर को अगर देखोगे तो एक ये हो गया हमारा, ठीक है, और बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये जो हमारे पास दिख रहे हैं,
ये हमारे क्या एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर दिखा, ये लेडर हमारा क्या हो गया, मेटलॉइड हो गया। ठीक है, कौन हो गया, मेटलॉइड। और इसके इधर तुमको जितना दिख रहा है सारे के सारे मेटल्स हो गए। सिंपल, अभी तुम आगे हम तो डिटेल पढ़ेंगे, वहां और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल याद रखो जो हमने अभी डिस्कस किया, कौन कौन हो गया, बोरोन हो गया, फिर हमारे पास कौन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेल्यूरियम हो गया और पोलोनियम हो गया। ये हमारे जो हो गए, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे मेटलॉइड्स हो गए। ठीक है, ये 7 मेटलॉइड्स हो गए। ठीक है, और ये जो हम अपने मेटलॉइड्स हैं, इन मेटलॉइड्स के इधर जितने भी हो गए, ये एक लेडर हो गया, एक सीढ़ी हो गया, ये पूरे पेरियोडिक टेबल को अगर तुम जाओगे ऐसे हमने डिवाइड कर दिया, तो इसके इधर जितना होगा सब मेटल होगा, इस लेडर के इधर जितना होगा सबका सब क्या होगा, नॉन मेटल होगा, और ये जो हमारे इस पे जो लाई कर रहे होंगे वो हमारे कौन होंगे, वो हमारे मेटलॉइड्स होंगे। क्लियर है? तो इसी कारण से अब देखो यहाँ कौन सा, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सिलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, ये स्टेटिन, ये इलियम, नियोन, आर्गन, ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स, जो हमने नॉन मेटल्स में एग्जांपल लिखा था। और इसके इधर जितना भी होगा, जितना भी सब देख रहे हो, सारा का सारा हमारा कौन है, मेटल है। तो एक लाइन में सिंपल सा बात अगर हम समझ जाए तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसमें अगर तुम गौर करेगा तो ये जो हमारे एलिमेंट जो हमको दिख रहे हैं, सिंपली अगर हम वहां देखेंगे तो टोटल एलिमेंट जो हमारे पास है वो हमारा कौन हो गया, तो ये मेटलॉइड्स, ये हमारा क्या हो गया, एंटीमनी, उसके बाद हमारा कौन हो गया, टेल्यूरियम हो गया, और कौन हो गया, पोलोनियम हो गया। ये हमारे मेटलॉइड्स हो गए। तो याद रखना है ये मेटलॉइड, इसके उस साइड जितने हैं सारे के सारे पेरियोडिक टेबल में मेटलॉइड, उसके उस साइड जितना हो गया सब नॉन मेटल, इस साइड सारा का सारा हमारा मेटल होता है। अभी इतना दिमाग में रखेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल लिख लेंगे इसको। ये सारी बातें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम पेरियोडिक टेबल पढ़ रहे होंगे। तो पेरियोडिक टेबल को जब याद करेंगे तो वहां पे हम इन सारी बातों का जिक्र वहां करेंगे। थोड़ा थोड़ा एक बेसिक आइडिया केवल हम ले रहे हैं कि जब बातें आए तो वो हमको समझ में आए। क्लियर है बात? तो अपने एलिमेंट 3 तरह के हो गए, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ये तो समझ में आ गया। अगली बात हमारे पास है, जो हमारा देखे थे, हमारा प्योर मैटर 2 तरह का था, एलिमेंट था और कंपाउंड था। तो कंपाउंड की बात अगर तुम करोगे तो कंपाउंड में हमारा कंपाउंड किसको कहेंगे, थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस करें। तो चलो अगला हेडिंग डाल दोगे सब कंपाउंड। ठीक है, सब कंपाउंड। जब 2 या 2 से अधिक एटम को कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो जब 2 और मोर एलिमेंट्स एक दूसरे से एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं, 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंस टुगेदर इन द डिफिनिट रेशियो, तो उस केस में जो हमारा प्रोड्यूस होता है केमिकल स्पीसीज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है बात? एक मेंशन कर लेंगे, लिखेंगे those kind of pure matter, those kind of pure matter, pure matter which is produced by the combination of atoms or element in their definite ratio, एक निश्चित अनुपात में जब एक दूसरे से मिलते हैं
तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस, दो या दो से अधिक एलिमेंट एक दूसरे से एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन, देखो एक चीज और, डिफरेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन हो, मतलब हमारे कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या अंतर है? सिंपल तुमसे एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस पूछे तो क्या बोलोगे? एलिमेंट एक ही तरह के एटम का बना होता है, नहीं? जैसे हमने कहा ना H2, O2, Cl2, ये हमारा कौन हो गया N2, P4, S8, ये सब क्या है? एक ही तरह के एटम्स के बने हुए हैं, इस कारण से क्या एलिमेंट है। बात समझ में ना? एलिमेंट किसको बोलते हैं? तत्व कौन होता है? जो एक ही तरह के एटम्स का बना होगा। समझ में आ रहा है? जैसे हमने कहा क्या S8, हमने कहा सल्फर S8, तो ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में चला गया, 8 गो है सल्फर। यहाँ पे भी एक से ज्यादा एटम है, लेकिन वो एटम केवल और केवल कौन है? सल्फर है। तो एकदम सिंपल दिमाग में बैठा लो, जो एक ही तरह के एटम का बना होगा वो। अब यही चीज तुम यहां देखेगा, अगर लिखा हुआ H2 तो इसमें क्या है? दो डिफरेंट एटम है, नहीं है? तो दो डिफरेंट एटम्स हो, तो दो या दो से अधिक एटम्स के बने हो, एलिमेंट्स के बने हो, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? अब यहाँ वर्ड आया डिफरेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन हो, का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे और इसमें एक जब भी ये मिलेंगे तो इनका मिलने का जो तरीका होना चाहिए, मिलने का जो रेशियो होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इस बात को थोड़ा सा और समझो तो देखो, अगर तुमने दो सब्सटेंस को मिलाया, तो एक बात ऐसे समझो, पहले कंपाउंड का एक और सबसे बड़ा डिफरेंस, कंपाउंड और मिक्सचर में जो डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? जैसे हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जब कंबाइन किया किससे? ऑक्सीजन से, तो क्या बना? वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो अब सोचो, तो ये जिस समय अकेला है तो यहाँ कौन है? हाइड्रोजन है, इसका अपना प्रॉपर्टीज होगा। ऑक्सीजन जब अकेला है तो उसका क्या है? अपना प्रॉपर्टी होगा। लेकिन जब ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, अगर ये कंपाउंड है, इसका मतलब है कि इस कंपाउंड के अंदर ना तो ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होगी इसके अंदर, और ना ही इसके अंदर ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होगी। समझ आ रहा है? यह जो बना, अब इसका एक अपना पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगा, उसमें हाइड्रोजन और उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं हो। क्लियर है बात? तो कंपाउंड वैसे केमिकल स्पीसीज होंगे जो एलिमेंट्स के एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन होने से बनेंगे, और उस प्रोड्यूस स्पीसीज का अपना स्पेशल प्रॉपर्टी होगा। उसका जिस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से वो बन के आ रहे हैं, उनके प्रॉपर्टी से उसको कोई लेना देना नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसका ख्याल रखोगे हमेशा। देखो, अब किससे बना है उसका कोई लेना देना नहीं है। एक चीज जैसे हमने कहा डिफरेंट प्रोपोर्शन में, जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमने कहा यही पे, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो क्या बना? वाटर का फॉर्मेशन हुआ। अंडरस्टूड है? तुम पढ़ा होगा, इतना तो जानता है सब। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1 होता है। परमाणु द्रव्यमान इसका 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, क्लियर है? इसका कितना होता है? 16 होता है। यही अगर कार्बन की बात करें, या कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12। ये सब आगे हम लिखेंगे, जस्ट इसके बाद हम लोग इसी पे आ रहे हैं, इसको और क्लियर करेंगे। थोड़ा सा एक आइडिया हम दे रहे हैं पहले। ये जो लिखे हैं कि डिफरेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन होना चाहिए, इस बात को हम क्लियरिफाई कर दे रहे हैं। तो देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन किया तो क्या बना? वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो हाइड्रोजन, अब देखो हाइड्रोजन को कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखोगे तो कितना हो गया? एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 ग्राम। जब 2 ग्राम हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हो गया? हाफ इंटू 16 गुना कितना हो गया? 32 ग्राम, 32 ग्राम। क्लियर है? तो जब 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन किया,
तो क्या बना है, एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है ना, हुआ है। तो यहाँ पे वन वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जो हमारे कार्बन और हाइड्रोजन है, ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है एलिमेंट्स के, इनमें जब तुम बना के देख रहे हो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ कौन है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम। तो इसका जब तुम रेशियो लोगे तो कौन सी होगा, 1:8 बाई मास होगा। तो कोई पूछे कि वाई वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर पानी जो है वो यौगिक क्यों है, वाटर को हम यौगिक क्यों बोलते हैं, यौगिक कंपाउंड को बोलते हैं हिंदी में, क्यों बोलते हैं, तो क्योंकि ये दो डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन होकर बना है। तो कहेंगे वाटर एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से 1:8 रेशियो में, बाई मास रेशियो में वो कंबाइन हुआ है। अब वो पानी कहीं का हो, अगर वो वाटर है, वो समुद्र का पानी हो, टैप का पानी हो, या कहीं का पानी हो, अगर वो वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होना चाहिए, 1:8 होना चाहिए। तो यहाँ पे वाटर हम कहेंगे कि वाटर इज अ कंपाउंड, हम कहेंगे यहाँ पे वाटर एक कंपाउंड है, क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combines together in 1:8 ratio by mass। अब यही बात अगर तुम ये कहोगे, ये देखो, जैसे मान लो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन को मिला दिए, क्या बना, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गया, क्या बना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर हम देखेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन कितना, ये 2 ग्राम हो गया ही, और ये कितना हो गया, 32 ग्राम। ये कितना हो गया यहाँ से, 1:16। मतलब यहाँ जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:16 बाई मास होगा। तो अब कहने का मतलब हुआ हर कंपाउंड के अंदर उनके एटम्स का प्रोपोर्शन क्या होगा, फिक्स होगा। हम जब बोल रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो अंडरस्टूड है कि वह कंपाउंड है, और वो इस कारण है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन क्या है, 1:16 है। समझ आ रहे हो। अगर हम बात कर रहे हैं यहीं पे, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो अगर हम लेंगे तो कार्बन कितना हो गया, 12 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 32 ग्राम, है ना हुआ। तो 4 से 4 से हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया कितना, 3, और H2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 8। तो ये रेशियो इनका क्या हो गया, ये 3:8 का रेशियो हो गया, ठीक है, 3:8 का रेशियो है। तो कहने का मतलब हुआ कि कोई पूछे कि वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंपाउंड क्यों है, तो क्या बोलेगा, ये इस कारण कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा डिफरेंट होता है, 3:8 रेशियो बाई मास में मिलता है। इसका मतलब है कि अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है तो डेफिनेटली उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 3:8 होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये रेशियो है, इसी रेशियो में कंबाइन करना है, इनका रेशियो फिक्स है, और रेशियो अगर फिक्स है इसका मतलब है कि ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे कंपाउंड होने वाले हैं। बात सबको समझ में आ रही, क्लियर है बात। तो थोड़ा सा एग्जांपल लिख लो, फिर आगे क्लियर है। अब देखो एक चीज गौर करो, तो कंपाउंड किसको कहे, सो समझ में आ रहा है। कंपाउंड बेसिकली एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस अगर लोगे, एलिमेंट और कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस क्या होगा, तो एलिमेंट हमारे कौन होगा, एक ही तरह के एटम्स के बने होंगे, ये एक से ज्यादा तरह के एटम्स का बना होगा। क्लियर है, दोनों में ये अंतर, एक से ज्यादा तरह के एटम्स के बने होंगे, और वो जो एटम्स होंगे उनका कॉम्बिनेशन हमेशा एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, अब बात आता है कि जो कंपाउंड हमारे हैं इनके क्लासिफिकेशन की बात करो, तो कंपाउंड को हम अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह से
डिवाइड करते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन का बेसिस है। जैसे एक बेसिस क्लासिफिकेशन का हमारा होगा कि वो कंपाउंड कहां से ओरिजिनेट होके आ रहा है। जैसा कि हम प्रीवियसली बताए थे कि अगर कंपाउंड जो है वो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से निकल के आ रहा है या कार्बन और उसके कंपाउंड कंटेन कर रहा है तो उसको हमने क्या बोला था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसको छोड़ के जो मिनरल्स से डिराइव थे वो हमारे कौन हो गए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक तो क्लासिफिकेशन का बेसिस हो गया क्या, कंपाउंड दो तरह के हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, फ्रॉम वेयर दे आर ओरिजिनेटेड, उनका ओरिजिन कहां से हुआ उसके अनुसार से ये दो तरह के हो गए, एक हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन का दूसरा बेसिस हमारे पास होगा कि ये कंपाउंड जो हमारे हैं उनके बीच में कैसा बॉन्डिंग है, जो अभी जस्ट इसके पहले जस्ट डिस्कस कर रहे थे तो हमने लिखा भी था कि बॉन्डिंग पैटर्न कैसा है उसके अनुसार से अगर हम जाएंगे तो जैसे ये नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट हमने वर्ड यूज किया ना, तो हमारा जो है अगर वहां पे कंपाउंड जो हमारे हैं वो या तो हमारे आयनिक होंगे या वो कंपाउंड हमारे क्या हो सकते हैं, कोवेलेंट हो सकते हैं। तीसरे क्लासिफिकेशन का बेसिस होगा उनके एसिडिक नेचर के अनुसार से या बेसिक नेचर के अनुसार से हम क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे कंपाउंड अलग अलग होंगे, एसिड होंगे, बेस होंगे और सॉल्ट्स होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का अलग अलग बेसिस है जिसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। मतलब ये अगर देखें क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, अगर जाओगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के बेसिस को देखो तो ये अलग अलग बेसिस से क्लासिफाई होंगे। पहला जो हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कहां से वो ओरिजिनेट होके आए हैं, ओरिजिन के ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन ये हमारे जो होंगे कौन, कंपाउंड हमारे दो तरह के होंगे। कंपाउंड जो हमारे होंगे वो दो तरह के होंगे, कौन कौन है, तो ये हमने कहा ये हमारे कौन हो गए बेस ओरिजिन के अनुसार से, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल बात अगर करेंगे तो ये कहां से ओरिजिनेटेड है, ये मिनरल से डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स, ये मिनरल्स से डिराइव्ड है, मिनरल्स। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से डिराइव्ड है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो समझ रहा है जितना, इससे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2CO3 हो गया, NaHCO3 हो गया, Na2SO4 हो गया, ये सारे कंपाउंड जो हो गए ये हमारे इनऑर्गेनिक है जो अर्थ क्रस्ट से निकल के आ रहे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, हम सारा नाम वाम लिखना आगे हम समझाएंगे, कंपाउंड को समझेंगे आगे। अभी जस्ट हम लोग अभी क्लासिफाई कर रहे हैं Na2SO4, ये सब हमारे हो गए कंपाउंड। ये डिराइव्ड है किससे, मिनरल से। मिनरल मतलब अर्थ क्रस्ट से कह सकते हो, अर्थ क्रस्ट से जिनको निकाला जाएगा वो बेसिकली हमारे कौन होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जबकि वैसे कंपाउंड जो गए जो कहां से निकाले गए, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म से निकाले गए, वो जैसे हमारा फॉर्मिक एसिड हो, एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारे कंपाउंड जो हो गए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। ये जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से निकाले गए। तो ये पहला बेसिस हुआ क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। क्लियर है बात। हमने क्लासिफिकेशन का बेसिस बताया कि अलग अलग तरह से हम लोग कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन का एक बेसिस हो गया कि कहां से वो आ रहा है,
तो जहां से आ रहा है उसके अनुसार से इसको दो भाग में क्लासिफाई किया गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। दूसरा क्लासिफिकेशन का बेसिस रहा, तो हमने कहा कि उनके बीच में, एटम्स के बीच में कैसा बॉन्डिंग है, एटम्स एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, उनके बीच का बॉन्डिंग पैटर्न क्या है, उसके अनुसार से हमने कंपाउंड को डिवाइड किया दो तरह का, जो हमारा हो गया कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। मतलब बॉन्ड हमारे अलग अलग टेंथ में पढ़ा भी होगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड पढ़ता होगा। तो जब बॉन्ड डिफरेंट है तो उससे बनने हुए कंपाउंड भी हमारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड से बना वो कोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड से जो बना वो आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो सिंपल हो गया। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। नेक्स्ट आता है बी में, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के बेसिस पे अगर हम जाएंगे तो बॉन्डिंग के बेसिस पे हमारे जो कंपाउंड होंगे, ये हमारे कंपाउंड दो तरह के होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग कंपाउंड जो हमारे होंगे वो दो तरह के होंगे। आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जो हमारे होंगे, यहां पे आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, जो बॉन्डिंग होगा, कैटायन और एनायन के बीच में बॉन्ड लगेगा, और वो बॉन्ड हमारा कौन होगा, आयनिक बॉन्ड। नाम ही बता रहा है आयनिक कंपाउंड में बॉन्ड कौन होंगे। और आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। बहुत डिटेल का चीज आगे हम पढ़ेंगे, अभी सिंपल दिमाग में रखो। अगर मेटल और नॉन मेटल है, कौन है, मेटल और नॉन मेटल मिलके कंपाउंड बना रहा है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ा, पढ़े हम लोग। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी होती है, और नॉन मेटल के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी होती है। एक छोड़ेगा और दूसरा लेगा, तो जो छोड़ेगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज, जो धनावेशित होगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर निगेटिव चार्ज होगा, मतलब वो ऋणावेशित होगा। तो जब दोनों डिसिमिलर चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगा, और वही कंपाउंड हमारे आयनिक कंपाउंड होंगे। तो सिंपल हम दिमाग में रखेंगे, ये हमारे जो होंगे आयनिक कंपाउंड जो होंगे कौन होंगे, तो मेटल और जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, MgO हो गया, AlCl3 हो गया, Na2SO4 हो गया, ये MgNO3 होल ट्वाइस हो गया, Al2SO4 होल थ्राइस हो गया। मेटल और नॉन मेटल से मिले हुए जितने भी कंपाउंड होंगे, सारे के सारे कंपाउंड हमारे आयनिक कंपाउंड होंगे। मतलब यहाँ जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होंगे। आयनिक बॉन्ड जो कि एग्जिस्ट करता है किसके बीच में, कैटायन और एनायंस के बीच में। क्लियर है। तो यार एकदम दिमाग में ऐसे बैठा लो, अगर मेटल और नॉन मेटल, किसी कंपाउंड के अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों दिख जाए तो कंपाउंड हमारा कौन होगा, आयनिक होगा। क्लियर है ना। सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल दोनों दिख गया, मतलब वो आयनिक कंपाउंड। और केवल नॉन मेटल दिखेगा तो वो हमारे कौन होंगे, कोवैलेंट कंपाउंड होंगे। तो यहाँ जो बॉन्ड होगा, इसमें जो बॉन्डिंग होगा, आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इसमें एग्जिस्ट। और कोवैलेंट कंपाउंड की बात करोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट, कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। और कोवैलेंट कंपाउंड जैसे जैसे जितना भी होगा, जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, CO2 हो गया, CO2 हो गया, है ना, ये H2CO3 हो गया, CH4 हो गया, CH4 हो गया, C2H6 हो गया, ये सारे जिसमें केवल और केवल, जैसे SO2 हो गया, SO2 हो गया, है ना, SO3 P2O5 हो गया,
P2O5 हो गया, P4O10 हो गया, etc, जिसमें भी N2O4 केवल और केवल मेटल और नॉन मेटल होंगे, मेटल और नॉन मेटल होंगे तो आयनिक कंपाउंड, और जिसमें केवल और केवल नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल अभी जो बता रहे थे पीरियोडिक टेबल में, कौन सा, मेटलवाइड, मेटलवाइड के उस साइड जितना हो गया वो, तो वो अगर एक दूसरे से मिल रहा है, जैसे सल्फर, सल्फर नॉन मेटल है, जो हमने बताया था, याद करो एक बार थोड़ा सा इसको, जो बताए थे थोड़ा सा हम उसको तुमको समझा दें तो याद होगा, जो हमने अभी बोला था, समझो इसको, यहाँ पे हम तुमको दिखा दे, देखो अभी देखो यहाँ पे कौन है, कार्बन है, कौन सी है ना, ये यही ना है, बोरोन के इधर वाला सब, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, ऑक्सीजन क्या है, तो कार्बन ऑक्सीजन मिलके क्या बना है, CO2, तो कौन सी हो गया, CO2, कोवैलेंट कंपाउंड हो गया, क्योंकि दोनों नॉन मेटल, समझ में आ रहा है बात, या सल्फर हो गया नॉन मेटल, ऑक्सीजन क्या हो गया, नॉन मेटल, सल्फर और ऑक्सीजन मिला SO2 बना, SO3 बना, H2SO4 बना, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल होता है, तो H2SO4 हो गया, हाइड्रोजन एगो केवल जो यहाँ है, ये हाइड्रोजन देखो ग्रीन किया हुआ है, मतलब नॉन मेटल, ठीक है ना, जो ग्रीन है वो नॉन मेटल है, और जो हमारे पास जो है, जो जो इस कलर में है, ये कलर हमारे क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स है इधर, ठीक है, तो ये जो कंपाउंड हमारे पास है नॉन मेटल्स है, सोचना इसको, तो नॉन मेटल जो भी, जैसे हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मिला दिए, इसको बोलना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला दिए, HNO3, तो कौन सी हुआ, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, तो कौन सी बनेगा, कैसा कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। अच्छा, यही कंपाउंड अगर हम लिखेंगे NaNO3 तो क्या होगा, Na सोडियम है, सोडियम कौन सी है, देखो तो मेटल हो गया, सोडियम क्या हो गया, मेटल हो गया, और नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल मिल गया, मतलब कौन सी हो गया, अगर हमने लिख दिया Al2SO4 होल थ्राइस लिखा हुआ है तो एल्युमिनियम हो गया, अब जैसे ही एल्युमिनियम आया तो एल्युमिनियम कहाँ है, देखो इसमें थर्ड पे जाओ, इधर एल्युमिनियम, इसके इधर है, एल्युमिनियम मेटल है, इधर कौन हो गया, नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल कौन सी हो गया, तो इसमें पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, जस्ट इस जो लेडर है, जो सीढ़ी है, सीढ़ी के इधर जितना हो गया वो, और इसके इधर जितना हो गया, सारा का सारा मेटल हो गया, क्लियर है बात, तो यही कहने का मतलब यही हुआ कि अगर कोई कंपाउंड अगर हम देख रहे होंगे तो उस कंपाउंड में, इसमें जो कंपाउंड की बात हम कर रहे हैं, ये कंपाउंड बेसिक बेसिक बातें यही है कि जो कंपाउंड हमारा जो है, सिंपल है कि जो कंपाउंड हमारा है आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड में, अगर मेटल और नॉन मेटल दोनों रहेगा तो हो गया कौन सा, और अगर केवल नॉन मेटल रहेगा तो हमारा कोवैलेंट कंपाउंड होगा, क्लियर है बात सबको, एग्जाम्पल थोड़ा सा लिख देंगे, हम कंपाउंड के फॉर्मेशन की बातें हम आगे जस्ट करेंगे, थोड़ा सा पहले मेंशन कर लो इसको, ठीक है, इसी तरह से अपने क्लासिफिकेशन का तरीका होगा कंपाउंड का, एक और जो हमने कहा एसिडिक नेचर के अनुसार, एसिडिक या बेसिक नेचर के अनुसार से हमारे कौन होगा, एसिड हो गए, बेस हो गए या सॉल्ट हो गए, तो एसिड हमारे जानते हैं जिनके पास H+ आयन देने की एबिलिटी होती है, बेस हमारे वो होते हैं जो OH- आयन देने की एबिलिटी होती है, सॉल्ट जो होते हैं जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, तो ये सारी बातें हम आगे डिस्कस करेंगे, बेसिक क्लासिफिकेशन का तरीका हमने बताया, मेनली हम दो तरीके से क्लासिफाई किए, एक ये हो गया, और तीसरा अगर हम लोग जाएंगे, खाली एगो मेंशन कर दे उसको भी, ऑन द बेसिस ऑफ सी, क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक और बेसिक नेचर, एसिडिक और बेसिक नेचर के अनुसार से हम कंपाउंड को डिवाइड करेंगे, तीन कैटेगरी में होगा, या तो वो कंपाउंड एसिडिक होगा तो वो हमारे एसिड होंगे, या वो कंपाउंड हमारे बेस होंगे, या ये कंपाउंड हमारे जो होंगे वो हमारे सॉल्ट हो सकते हैं, न्यूट्रल होते हैं, सॉल्ट जो हमारे हो गए बेस, और हमारे कौन हो गए, सॉल्ट हो गए,
एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड कौन हो गया, तो जो सब पढ़ा होगा थोड़ा मोड़ा, जिसका पीएच जो हो कितना हो, 7 से कम हो, पढ़ा होगा सब। पीएच जिसका 7 से कम होगा वो एसिड होगा, जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा वो बेस होगा, और जिसका पीएच जो होगा वो 7 के बराबर होगा, मतलब ये न्यूट्रल हो गए। और बेस क्या होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक का मतलब क्या हुआ, ये OH माइनस आयन एबिलिटी टू प्रोवाइड, ये बेसिक नेचर के होते हैं, और इनके पास एबिलिटी होती है क्या, इनके पास एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू प्रोवाइड OH माइनस, प्रोड्यूस OH माइनस, इनके पास OH माइनस आयन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। जबकि बेस एसिड हमारे वो होते हैं, ये हमारे एसिडिक नेचर के होंगे। एसिड वो होते हैं, एसिडिक नेचर का मतलब क्या होगा, मतलब एबिलिटी टू प्रोड्यूस, और ये प्रोवाइड, एबिलिटी टू प्रोवाइड क्या, H प्लस आयन। तो जो H प्लस आयन प्रोवाइड करने की एबिलिटी होगी वो हमारे एसिड होंगे। और ये जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, ये सब हो गए बेसिक नेचर के कौन होंगे। तो जो हमारे, और ये हमारे जो हो गए बेसिक नेचर के हमारे कौन होंगे। तो इसमें अगर जाओगे तुम, ये सॉल्ट्स भी अलग अलग तरह के होंगे, सॉल्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, केवल न्यूट्रल की बात नहीं करेंगे, हम सारे सॉल्ट की बात करते हैं। जब बात हो ही रही है तो सबको डिस्कस करते हैं। बेसिक नेचर में हमारे कौन हो गए, तो ये हमारे NaOH हो गया, KOH हो गया, ये CSOH हो गया, ये हो गया MgOH होल ट्वाइस हो गया, ये हमारे BaOH होल ट्वाइस हो गया, ये सारे हो गए हमारे। NH4OH हो गया, ये सारे के सारे, जिसके पास भी OH है मतलब वो OH माइनस आयन दे सकता है, जिसके पास H प्लस है वो H प्लस आयन दे सकता है। ये एसिड है, वो बेस है। और सॉल्ट कौन होंगे, तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है, एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। अब ये सॉल्ट हमारे न्यूट्रल भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, और बेसिक भी होते हैं। मतलब सॉल्ट जो है, सॉल्ट का जो पीएच है वो बराबर भी हो सकता है, पीएच 7 से कम भी हो सकता है, पीएच 7 से ज्यादा भी हो सकता है। सॉल्ट अगर है मतलब सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, सॉल्ट बेसिक भी हो सकता है, सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है। तो सॉल्ट्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे एसिड के बारे में, कि एसिड हमारे कौन होते हैं। जब ये वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, तो वहां पे बातें क्लियर होंगी। अभी बस दिमाग में रखो, सॉल्ट की बात अगर कर रहे हैं तो सॉल्ट हमारे क्या होते हैं, ये एसिडिक भी हो सकते हैं, ये बेसिक भी हो सकते हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तीनों एबिलिटी होगी इनके पास, तीनों फॉर्मेट में एग्जिस्ट करने की इनकी एबिलिटी होगी। तो ये एग्जांपल के लिए जैसे हमारा NaCl हो गया, NaCl हो गया, ये हमारा KCl हो गया, ये हमारे पास हो गया MgCl2 हो गया, AlCl3 हो गया, NH4Cl हो गया। ये सारे कंपाउंड जो हमारे हैं ये हमारे सॉल्ट्स हो गए। जैसे NaCl न्यूट्रल सॉल्ट होता है, उसका pH 7 होता है। AlCl3 हमारा जो एसिडिक सॉल्ट होता है, उसका pH, ये AlCl3 का pH जो होता है वो क्या होता है, वो ग्रेटर देन एसिडिक सॉल्ट होता है, लेस देन 7 होता है। यही अगर तुम बात करेगा यहीं पे, ये हमारा हो गया CH3COON है, बेसिक सॉल्ट, इसका pH ग्रेटर देन 7 होता है। तो ये सब बात हम आगे पढ़ेंगे, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। अभी कुछ एग्जाम्पल हम लिख दिए हैं कि क्लासिफिकेशन अलग अलग हो सकता है,
मतलब हमारे कंपाउंड को क्लासिफाई करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, जो आगे हम देखेंगे। समझ में, ये सारी बातें हम आगे बहुत डिटेल में देखेंगे। एक बात आया है तो हम तुमको समझा दिए हैं कि एसिड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने का तरीका कोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में कर सकते हैं। डिवाइड करने का तरीका उनके एसिडिक या बेसिक नेचर के अनुसार से डिवाइड किया जा सकता है। तो एसिड बेस और वो सॉल्ट हो सकते हैं। क्लियर, थोड़ा सा इसको मेंशन कर लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ये CH3CONA है, वो सोडियम एसीटेट। कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, ये सारी बातें हम लोग आगे इसका मेन आज जितना भी बेसिक्स जो 9 10 से रिलेटेड बातें हैं उनको हम लोग आज मेंशन करके फिनिश कर रहे हैं। फिर आगे हम लोग अगले पार्ट की तरफ मूव करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा मेंशन कर लो। तो हमारा था दो तरह का हो गया मैटर, कौन कौन, प्योर मैटर और मिक्सचर। तो प्योर मैटर हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे किसका, तो अब हम लोग बात करेंगे मिक्सचर के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो लिखेंगे मिक्सचर, ठीक है, थोड़ा सा उसको भी मेंशन कर लो। फिर आगे हम लोग फिर टॉपिक्स पे आएंगे और इसको डिस्कस करेंगे। देखो देखो मिक्सचर की बात करोगे तो मिक्सचर हम कहते किसको है, तो वैसे सब्सटेंस, वैसा मैटर जो दो या दो से अधिक, जैसे हम बात किए कंपाउंड का डिस्कशन किए तो बोले कि कंपाउंड में क्या था कि वो जब एक दूसरे से मिक्स, डिफरेंस क्या है कंपाउंड और मिक्सचर में, थोड़ा सा एक पहले ये समझो फिर डिफाइन करते हैं। कंपाउंड में क्या था, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन करने से बना हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपाउंड के लिए क्या है कि वंस दे मिक्स टुगेदर दे लूजेस देयर आइडेंटिटी। हमने कहा कि जैसे ही ये हमने अभी मेंशन किया था, याद होगा कि जब अकेला है तो ये कार्बन है, जिस समय ये अकेला है इस समय ऑक्सीजन है। बट वंस दे मिक्स टुगेदर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड टेक्स प्लेस, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन अपनी आइडेंटिटी को लूज कर गई और एक नया प्रॉपर्टी हो गया। और ये कार्बन डाइऑक्साइड अपना एक नया प्रॉपर्टी शो करेगा और इसकी प्रॉपर्टी को कार्बन और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है बात, ये बात समझा कि नहीं सर। तो कंपाउंड का मतलब यही हुआ, दो या दो से अधिक एटम्स को जब हम मिक्स किए और मिक्स करने के बाद कंपाउंड बना, तो उस कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होंगे वो एटम्स अपनी आइडेंटिटी को हमेशा क्या रखेंगे, लूज कर जाएंगे, उनको उनके आइडेंटिटी से कोई लेना देना। लेकिन यही बात तुम मिक्सचर की करोगे तो मिक्सचर में कहता है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब एक दूसरे से मिक्स रहेगा, लेकिन उनका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सारे कंपोनेंट्स अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने में कैपेबल होता है। समझ आए बात। कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो कंपाउंड में जितने भी एटम्स होंगे वो एटम्स अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखने में कैपेबल नहीं होते। लेकिन अगर किसी मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट्स अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल ले लो एयर। तो एयर में क्या है, एयर हम जानते हैं एयर इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सभी तरह के गैसेस उसके अंदर प्रेजेंट है ना। लेकिन अब मान लो जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर सब मिक्स है उसमें, तो हर सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन किए हुए है उसमें। अरे हम लोग ब्रीथिंग करते हैं ना, तो ब्रीथिंग करते हैं तो क्या ऑक्सीजन ही कहते नहीं है कि हम ब्रीथ करते तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो मिक्सचर है। तो इसका मतलब है कि उस एयर में ऑक्सीजन अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखे हुए है, तभी ना हम ब्रीथ कर रहे हैं और हमको ऑक्सीजन मिल रहा है। समझ आ रहा है बात। तो मिक्सचर हमारा क्या हो गया, अब इस बात को हम डिफाइन कर लेते हैं। थोड़ा सा लिख लो इस बात को भी, एक पॉइंट करके लिख लो।
those kind of substance which is made up of two or more, which is made up of two or more element or compound in their indefinite ratio. Indefinite ratio. Made up of two or more elements or compound in their indefinite, मतलब ये मिक्स होते हैं, इनका रेशियो जो होगा वो इनडिफिनिट रेशियो में होगा, ठीक है। कॉल्ड, उसी को तुम क्या बोलते हो, मिक्सचर बोलते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट each component of mixture is able to maintain their identity. हर कंपोनेंट जो है वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने में क्या होगा, कैपेबल होगा, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज एबल टू मेंटेन देयर आइडेंटिटी। हर कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखने में कैपेबल होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा, फॉर एग्जांपल हमने कहा एयर इज अ मिक्सचर। ये मिक्सचर है, क्यों मिक्सचर है, हम जानते हैं एयर का मेजर कंपोनेंट कौन है, नाइट्रोजन कितना होता है 78%, ऑक्सीजन कितना होता है 21%। यहाँ पे अगर जाएगा हमारा कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.01%। अदर कंपोनेंट जो है ट्रेसेस में होंगे, बहुत ही कम मात्रा में होंगे। तो ये इसमें हमने कहा इतना 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 परसेंटेज है, इसका मतलब हर सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को इसके अंदर मेंटेन करके रखे हुए है। हर सब्सटेंस एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर कंपोनेंट का मतलब आर्गन हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गए, बहुत सारे चीज हो गए जो इसके अंदर वो होंगे क्या, ट्रेसेस में होंगे, मतलब कम मात्रा में उसके अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। तो एयर हमारा जो है एक मिक्सचर है। क्यों मिक्स, कोई पूछे वाई एयर इज अ मिक्सचर। एयर एक मिक्सचर क्यों है, तो एयर एक से ज्यादा कंपोनेंट के मिलने से बना हुआ है और हर कंपोनेंट का अपना वहां पे आइडेंटिटी है, इस कारण से वो हमारा क्या है, मिक्सचर। समझ रहे हैं बात। वाटर है तो वाटर कौन सी है, कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने में कैपेबल नहीं है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका मतलब है कि वो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में कंबाइन हुआ है। यहाँ कोई प्रोपोर्शनलिटी फिक्स नहीं है। अब मान लो यहीं पे है, यहाँ पे तुम क्या कर दे, कोयला जला दे, कोई लकड़ी जला दे तो क्या होगा, जलने के लिए यहाँ के एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन क्या हुए हैं, लिए गए हैं, तभी ना बर्न होता है। अब बर्न होता है तो कौन सी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मान ले यहीं पे अगर तुम जला दे तो कौन सी हो जाएगा, ऑक्सीजन घटने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगेगा, तो परसेंटेज चेंज नहीं हो जाएगा। तो क्या होता है, एयर में या कोई भी मिक्सचर है उसमें उसके कंपोनेंट्स का जो परसेंटेज है वो फिक्स नहीं होता। हर कंपोनेंट अपनी अपनी आइडेंटिटी को इटसेल्फ मेंटेन करने के लिए कैपेबल होते हैं। ये बात समझ में आ गया, क्लियर है। एलिमेंट एक ही तरह के एटम का बना होगा, कंपाउंड
एक से ज्यादा तरह के एटम का बना होगा। मिक्सचर एक से ज्यादा तरह के एलिमेंट या कंपाउंड के इनडिफिनिट प्रोपोर्शन, अनिश्चित अनुपात में मिलने से उनका फॉर्मेशन होता है। ये बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। और ये मिक्सचर जो हमारे होते हैं, मिक्सचर हमारे दो तरह के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो थोड़ा सा इसको भी मेंशन कर दें हम लोग, फिनिश हो जाएगा। ये बेसिक्स बातें जो थी, जो मैटर से रिलेटेड, वो हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद जो मेन पार्ट है हमारा इस चैप्टर का, उसकी तरफ हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया है सब, इसको मेंशन कर लेगा। नाइट्रोजन जनरल केसेस में ही इसका रेशियो होता है। हमने कहा मिक्सचर जो हमारे होते हैं, मिक्सचर हमारे दो तरह के होते हैं। मिक्सचर जो हमारे होते हैं वो दो तरह के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर कौन होता है? तो होमोजेनियस, होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस मतलब कंपोजिशन, जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो जाए। मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स का कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो। मतलब एक बार मिला दिए तो उसको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हो, सबका फेज एक हो जाए, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस। समझ में आ रहा बात? जबकि अगर मिला रहे हैं और उनका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं है, तो कौन सी होगा? हेट्रोजेनियस होगा। एक कॉमन एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो तूने पानी में अगर तुम चीनी को मिला दिया, पानी में चीनी को मिला के स्टीयर कर दिया, घुला दिया, तो शरबत बन गया। अब शरबत में से पानी और चीनी को अलग कर सकते हो? एक बार जब वो मिल गया तो उसको एक दूसरे से हम कभी भी उस फॉर्मेट्स में अलग नहीं कर सकते जिस फॉर्मेट में उसको मिक्स किया है। तो इसको बोलते हैं कि इसका मतलब है कि उसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम है, और कंपोजिशन सेम है तो उसको हम होमोजेनियस बोलेंगे। ये बात समझा ना सब? पानी और चीनी को मिला दिया, शरबत बना दिया, तो उसको एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं कर पाएगा। वो कहता है तो सर कर नहीं लेंगे, तो क्या करेगा? तो सर ओकरा गरमा देंगे, तो गरमा देंगे तो पनिया उड़ जाएगा और चिनिया बचल रह जाएगा, तो लड़ाई नहीं करेगा सब, है ना। क्या को दिमाग लगा के पढ़ाता है कि खोज के लायक है सर, आपको कुछ बुझाता है, आई देखिए देखिए हम कॉन्सेप्ट लाए। तब सिंपल बात है, तुम पानी को कौन सी फॉर्म में डिजोल्व किया है? लिक्विड फॉर्म में। और चीनी को किसके फॉर्म में डिजोल्व किया है? क्रिस्टल के फॉर्म में, छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म में। अब तुम उसको गरमा दिया तो पानी किसके फॉर्म में भागा? वेपर के फॉर्म में। तो तुम डिजोल्व किया है लिक्विड फॉर्म में, और हटा रहा है उसको किसके फॉर्म में? और उसके बाद क्या हुआ? पानी जब भागेगा तो नीचे कुछ बचेगा? बतासा बचेगा। दोनों का मुंह कान टूट गया, ना चीनी चीनी रहा, ना पानी पानी रहा, है कि नहीं। मतलब दोनों उस फॉर्मेट्स में उनको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे जिस फॉर्मेट में उनको डिजोल्व किया है। इसका मतलब है कि वो कंपोजिशन होमोजेनियस है। समझ में आ रहा है बात? क्या है वो? होमोजेनियस कंपोजिशन है। क्लियर है बात? लेकिन अगर वही बात कर रहे हैं कि अगर हम उनको एक दूसरे से अलग कर सकते, उनका कंपोजिशन डिफरेंट हो, जैसे पानी में बालू मिला दे तो क्या होगा? अपने आप दोनों अलग हो जाएगा। वाटर में ऑयल मिला दे तो क्या होगा? उनका फेज डिफरेंट है, एक दूसरे से कभी मिक्स होकर रहेंगे वो नहीं, वो क्या होगा? वो उनका फेज डिफरेंट है, मतलब वो हेट्रोजीनियस है। क्लियर है? तो एक एक लाइन केवल इसको मेंशन कर लेंगे, तो लिख लेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर, those kind of mixture in which composition of atom, composition actually is सीधा composition is throughout same,
called homogeneous mixture. homogeneous mixture. कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहने का मतलब क्या हुआ? कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन। मतलब ये कंपोजिशन इज थ्रू आउट सेम, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मीन्स once they mix together, once they mix together cannot be separated from each other by any फिजिकल और केमिकल मीन। फिजिकल और केमिकल मीन, किसी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे कॉमन एग्जांपल हो गया शुगर सिरप। शुगर सिरप मतलब शरबत को क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेगा, लगे कि भारी भरकम वर्ड बोल रहा है। शरबत बोलेगा तो नहीं फीलिंग आता है, वही बोले शुगर सिरप। नहीं, बच्चा पढ़ाकू है, पढ़ता है नहीं। ये हो गया क्या? शुगर प्लस वाटर। तो देखो ये हमारे हो गए। जबकि यही बात अगर हम कहेंगे हेट्रोजेनियस, ये हमारा हो गया क्या? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजेनियस का मतलब ये हुआ कि वैसे मिक्सचर, those kind of mixture in which composition of the components are throughout different, called heterogeneous mixture. is a oil plus water mixture. ऑयल और वाटर को मिला दो, इसका कॉमन एग्जांपल यही होगा, है ना? ऑयल प्लस वाटर। देखो तो ये हो गया होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस किसको कहे और हेट्रोजेनियस किसको कहे, ये बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है? तो अभी तक हमारी बातें हो गई, बेसिक बातें। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के कितने ब्रांचेस थे, केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर क्या होता है, मैटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल बेसिस के अनुसार से मैटर कैसा होता है, केमिकल कंपोजिशन के अनुसार से मैटर कैसा हुआ। ये सारी बातें हम लोग बेसिक बातें डिस्कस कर रहे थे। अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो फिर इसके आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी जिनको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बात सबको? चलो तो आज हम लोग यहीं तक छोड़ेंगे, अगले क्लास में फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है।